एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको हमने नेमिंग देनी है। ठीक है, एलिसाइक्लिक जिसमें क्लोज चेन्स मौजूद हैं। ठीक है, और क्लोज चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें होंगे। ठीक है, बाकी सारे रूल्स उसी तरह से हमने प्रेफर करने हैं। ठीक है, सेचुरेशन के लिए हम ANE लगाते हैं, अनसेचुरेशन के लिए ENE लगाते हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग करते हुए वर्ड रूट से फौरन पहले साइक्लो वर्ड यूज करना है। साइक्लो, जैसे ये देखें, ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन एटम है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6। सो 6 कार्बन की जो वर्ड रूट है वो कितना बनता है? हेक्स। हेक्स, हेक्स का मतलब 6 कार्बन। अब हेक्स से फौरन पहले आपने साइक्लो वर्ड लगा देना है। साइक्लो वर्ड रूट से पहले लगा दिया जाएगा साइक्लो हेक्स। अब इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्डेड है, यानी सेचुरेशन है, तो ANE लगा दिया जाएगा। सेचुरेशन के लिए सफिक्स लगा देंगे। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसमें 5 कार्बन है तो बना पेंट, क्योंकि साइक्लिक है तो ये बनेगा साइक्लोपेंट। क्योंकि एक डबल बॉन्ड है इसमें बन जाएगा ईन, अनसेचुरेशन, साइक्लोपेंटीन। बाद अगर कोई ग्रुप मौजूद हो किसी साइक्लोहेक्सेन या किसी भी साइक्लिक कंपाउंड पर, तो उस ग्रुप को नंबरिंग करते हुए फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफर करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफर करते हैं। अब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक OH ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप, और दूसरा मीथाइल ग्रुप है। तो कल हमने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसको नंबरिंग करते हुए प्रायोरिटी देनी है। नंबरिंग करते हुए अल्कोहलिक ग्रुप को अल्काइल ग्रुप के ऊपर प्रायोरिटी देनी है। तो इसलिए नंबरिंग इस कार्बन से शुरू करेंगे, 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 कार्बन एटम्स की ये चेन क्लोज रिंग है। और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है। तो क्योंकि मैंने ये कहा कि जिस ग्रुप को आपने प्रेफर किया है नंबरिंग करते हुए, ठीक है, नंबरिंग करते हुए जिसको प्रेफर किया है उसी को आपने सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करना है। यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वही होगा जो नंबर 1 पे मौजूद होगा। नंबर 1 पे जो मौजूद होगा वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी उसका नाम लिखते हुए उसको आखिर में लिखना है। ठीक है, नंबरिंग करते हुए प्रेफर करना है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आएगा, नंबरिंग करते हुए पहले नंबर देना है, और नाम लिखते हुए उसका नाम एंड पे लिखना है। जैसे ये देखें, इसका बन जाएगा 3 पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल 3 मिथाइल साइक्लो। ठीक है, क्योंकि हेक्स है ना, 6 कार्बन है इसमें, तो हेक्स से पहले साइक्लो आ जाएगा, साइक्लो हेक्स। अब ANE आता है ना, वैसे साइक्लोहेक्सेन होता है, लेकिन E को हमने काट के OL लगा दिया है, हेक्सानोल, OH ग्रुप की वजह से। तो अब इस 1 पोजीशन को इंडिकेट हमने नहीं किया, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोल। अब 1 पोजीशन को इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो एंड पे नाम जिसका लिखा हुआ है OL, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका नंबर पहला होगा, इसलिए इसके साथ नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बाज़ औक़ात इसके साथ नंबर नहीं भी लिखा जाता। तो अगर आप लिखना चाहें मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सानोल तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, 1 साइक्लोहेक्सानोल आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखें जी, नेक्स्ट कंपाउंड है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और पे डबल बॉन्ड भी है, और एक मिथाइल ग्रुप भी है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर याद करें तो उसमें डबल बॉन्ड को प्रेफर किया गया था नाइट्रो ग्रुप पर, यानी नंबरिंग करते हुए हमने डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, ये 1। ठीक है, 1, उसके बाद फिर 2 और फिर 3 पे आएगा, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो
अब हमने नाम लिखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मिथाइल का M है, ठीक है। अब देख लें, डबल बॉन्ड को मैंने प्रेफर किया है, तो डबल बॉन्ड को हम किससे जाहिर करते हैं? ENE के साथ, इन के साथ। तो इसलिए जो डबल बॉन्ड को हमने प्रेफर किया है नंबरिंग करते हुए, तो फिर वो एंड पर लिखा जाएगा, एंड पर लिखा जाएगा इन, ठीक है। नंबरिंग प्रेफर तो एंड पर लिखा जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद मिथाइल और नाइट्रो, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हुए आपने देखना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले क्या आता है, M और N। M पहले आता है, ABC तो आती है ना, तो M पहले आता है, तो इस वजह से इस मिथाइल को पहले लिखा जाएगा नाम लिखते हुए, और N नाइट्रो ग्रुप को बाद में लिखना है। 1 मिथाइल 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। देख लें, अब फिर मैंने साइक्लोहेक्सीन लिखते हुए 1 साइक्लोहेक्सीन नहीं लिखा। आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें बना नहीं है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन अगर ना लिखा हो तो आपको पता हो कि जब साइक्लोहेक्सीन लिख दिया है यानी एंड पर डबल बॉन्ड को जाहिर किया गया है, तो इसका मतलब पहली पोजीशन डबल बॉन्ड की है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और एग्जांपल ये देखें जी, 2 3 सॉरी ये देखें, कंपाउंड है हमारे पास, जिसमें देख लें हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को हम प्रेफर करेंगे 1 2 3, तो आपके पास ये बनता है 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख लें, इसमें भी हम यहाँ पे और यहाँ, अब नंबरिंग यहाँ से देखें कि इस यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। अजान हो जाए फिर आगे चलते हैं, तब तक ये अटेंडेंस का मैं सेंड कर लूँ, अटेंडेंस सेंड नहीं हुई। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। ओके सर 415 की भी लगा दें। सर 416 की भी। सर 165 की भी लगा दें। 437 की भी। जी, मैं दोबारा अटेंडेंस डाउनलोड कर रहा हूँ तो सबकी अटेंडेंस लग जाएगी, जो जो क्लास में मौजूद हैं सबकी अटेंडेंस लग जाएगी। सर 162 की भी लगा दें। जी लग गई है बेटा। ओके
जी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर हो रही है। ठीक है। सो डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। इसी नेमिंग के रूल्स को प्रेफर करते हुए आपने नेमिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक रूल और भी है, इसको मैं ओपन करता हूँ। हाँ जी, ये एक और रूल भी मैंने लिखा है, इसको भी आप देख लें। ओपन नहीं हो रहा। हाँ जी, अच्छा यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास एक कंपाउंड है ये वाला, जिसमें मैंने क्या किया है कि एक मेरे पास चेन मौजूद है, ठीक है। कार्बन आइटम्स की चेन है जिसमें 4 कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है। और इसी तरह 5 कार्बन आइटम्स मौजूद हैं इस साइक्लिक चेन, साइक्लिक क्लोज चेन के अंदर, ठीक है। तो मैंने जो नाम लिखा हुआ है देखा है, वो देखें ज़रा, 3 साइक्लोपेंटाइल 1 ब्यूटीन। इसमें अगर आप गौर करें तो जो वर्ड ब्यूटीन है ये एंड पे लिखा गया है, ब्यूटीन। और ब्यूट, ब्यूट किसको जाहिर करता है? 4 कार्बन आइटम्स को, जो कि वर्ड रूट है। अब वर्ड रूट इसने कौन सा सिलेक्ट किया है? 4 कार्बन वाला, 1 2 3 4 कार्बन वाला इसने रूट, वर्ड रूट बनाया है। और जो 5 कार्बन की जो साइक्लिक रिंग है, इस साइक्लिक रिंग को इसने एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है, 3rd पोजीशन पे इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया है। तो रूल ये देखें कि अब इसको कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन देखें कि कभी साइक्लिक चेन को हम वर्ड रूट बना देते हैं और कभी हम ओपन चेन को वर्ड रूट बना देते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड रूट ओपन चेन को सिलेक्ट करके बनाना है या फिर साइक्लिक चेन को सिलेक्ट करके वर्ड रूट बनाना है? इसके लिए क्या रूल है? कंफ्यूजन समझ आ गई? जी है। यस सर आ गई। कंफ्यूजन ये है कि अब साइक्लिक चेन को वर्ड रूट जाहिर करना है या फिर ओपन चेन को वर्ड रूट जाहिर करना है। इसके लिए एक रूल है, ये रूल देखें। प्रेफर द चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एज अ रूट वर्ड। आपने प्रेफरेंस देनी है चेन को या फिर साइक्लिक को, इन दोनों में से एक चीज को प्रेफर करना है वर्ड रूट के लिए। विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसको प्रेफर करेंगे वर्ड रूट सेलेक्ट करने के लिए। जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा उसको प्रेफर करेंगे वर्ड रूट सेलेक्ट करने के लिए, या जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ज़्यादा होंगी तो उसको हम वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे। अब एग्जांपल देख लें, ये एग्जांपल है, ये देखें। इसमें 4 कार्बन आइटम्स मौजूद हैं ओपन चेन के अंदर और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 5 हैं, ठीक है। तो हमने अभी रूल देखा है, ये देखें कि फंक्शनल विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसके अंदर तो डबल बॉन्ड है और वो कहाँ पे है? ओपन चेन में है। तो इससे ओपन चेन की जो रिंग है, ओपन चेन है, उसको आपने वर्ड रूट सिलेक्ट करना है। इसके 4 कार्बन है तो इसलिए आपने इसी को वर्ड रूट सिलेक्ट करना है, ब्यूट। ये देखें ब्यूट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, ये देखें, ये एक और एग्जांपल सामने लिखी हुई है, इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ थोड़ा सा साइज इसका। ये देखें 3 कार्बन आइटम्स हैं ऊपर, 1 2 3 और 4 कार्बन आइटम्स हैं नीचे इसके अंदर, साइक्लिक के अंदर। तो हमें सिलेक्ट करना है कि हम किसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और किसको वर्ड रूट मानेंगे। तो मैंने अभी आपको रूल बताया
कि प्रेफर उसको करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं इसमें। फिर सेकंड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, वो भी नहीं है। थर्ड नंबर, तीसरा क्या प्रेफर करना है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके पास हैं, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके पास कितनी है, 1 2 3। स्ट्रेट चेन में सिर्फ 3 कार्बन एटम्स हैं और साइक्लिक में 1 2 3 4। साइक्लिक में 4 कार्बन्स हैं। तो साइक्लिक में क्योंकि कार्बन एटम्स ज्यादा हैं इसीलिए इसको आपने वर्ड रूट जाहिर करना है। इसको आप वर्ड रूट के लिए सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको वर्ड रूट सिलेक्ट करेंगे और ये जो है तीनों कार्बन एटम्स ये तीनों एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो पहली पोजीशन इसको देंगे 1, फिर 2, फिर 3, 4, ठीक है। 4 कार्बन्स हैं तो 4 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट क्या बन गया, ब्यूट। ब्यूट। अब क्योंकि ये साइक्लिक ब्यूटेन है तो हम साइक्लोब्यूटेन लिखेंगे और साइक्लोब्यूटेन से पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये है प्रोपाइल। 3 कार्बन है ना, प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप है। तो पोजीशन क्योंकि मैंने कहा कि 1 पोजीशन है, अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो लिख लें, अगर आप नहीं लिखते तब भी खैर है। तो 1 पोजीशन को अभी तक ना लिखा जाए तब भी खैर होती है। तो इसमें आप लिखेंगे प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ये इसका नाम है, प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए मैंने एंड किस पे किया, ब्यूटेन पे, यानी इसको मैंने वर्ड रूट सेलेक्ट किया है ब्यूटेन। इसको मैंने वर्ड रूट सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज्यादा है, ठीक हो गया। ये रूट समझ आ गया आपको, इसीलिए मैंने इसको डबल बॉन्ड को सिलेक्ट किया हुआ है वर्ड रूट के लिए, जो जिसमें डबल बॉन्ड है उसी को सिलेक्ट किया, ठीक है। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। यस सर। सर ये जो ठीक है ऊपर वाला है 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, जी। इसमें 1 इथाइल आपने कल कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर देते हैं, जो छोटा सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको स्मॉलेस्ट नंबर देते हैं। तो मिथाइल को क्यों नहीं स्मॉलेस्ट नंबर दिया, मतलब 1 होना चाहिए था ना मिथाइल पे। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हुए हमने सब्स्टिट्यूएंट को जब देखना है तो उसमें हमने ये देखना है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो छोटा है, यानी कि अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है, ई पहले, इसके लिए इसको नंबर 1 देंगे, और एम बाद में आता है तो इसको नंबर 2 देंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हुए जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें आपने देखना है कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको 1 देंगे। और जब ओपन चेंज होते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि जो छोटा ग्रुप होगा उसको छोटा नंबर, जो बड़ा ग्रुप होगा उसको बड़ा नंबर, ठीक हो गया। अच्छा, एक और रूल है यहाँ पे, ये एक आखिरी रूल है, फॉर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, ओपन चेन में और साइक्लिक चेन में, ठीक है, साइक्लिक चेन में और ओपन चेन के अंदर, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, तो उन दोनों में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल हों तो फिर हमने किसको प्रेफर करना है वर्ड रूट के लिए, फिर आपने रिंग को प्रेफर करना है, ठीक है, रिंग को प्रेफर करना है वर्ड रूट के लिए। क्या मतलब, एग्जांपल देखें, ये देखें, ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं इसकी चेन के अंदर 1 2 3, और साइक्लिक में भी 3 है, 1 2 3। तो अब किसको सिलेक्ट करेंगे वर्ड रूट के लिए, रिंग को सिलेक्ट किया जाएगा, रिंग को वर्ड रूट के लिए सिलेक्ट करना है। तो पहली पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम होगा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो ये थे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, ठीक है। बाकी रूल्स उसी तरह से हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, OH को बाद में लिखना है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को हमने प्रेफर किया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को, तो इस तरह से 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सोनोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइक्लिक हेक्सेन्स के बाद ये आ जाता है जी एलिफेटिक के बाद आपके पास बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये मैंने आपको करवाया है बॉन्ड लाइन नोटेशन,
ये देखें जैसे ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो ये जो बॉन्ड्स की जहाँ पे बेंट होते हैं वहाँ पे एक एक कार्बन मौजूद होती है, ठीक है। तो इस तरह से भी नेमिंग पूछी जा सकती है आपसे। तो अब इसका अगर नाम लिखना हो तो आप देखेंगे 1 और 3 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। 1 और 3 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं और इसमें टोटल कार्बन है 4। तो इसका जो वर्ड रूट है वो होगा ब्यूट, और इसमें क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, 1 और 3 पोजीशन पे, तो 1,3 ब्यूटाडाइईन, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइईन इसका नाम। इस तरह से ये देखें 1,3,5 हेक्साट्राइईन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। इथाइल, इथाइल के लिए बाजुकात वो ईटी भी लिख सकता है, ईटी इथाइल को जाहिर करता है, ये इथाइल। और मिथाइल के लिए ME भी बाजुकात लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने सेलेक्ट करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन। बाकी सारे रूल्स वही है, इसके लिए बस आपने वो इस प्रैक्टिस पे करनी है, इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद होते जाएंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, नेम द गिव द IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको ये दे दिया जाएगा साइक्लिक या ये, और आपको नेमिंग करनी होगी, या आपको नाम दे दिया जाएगा, आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, ठीक है। तो ओके ये सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आता है। अगर आपको नाम ही नहीं आता उसका तो आप उसमें करेंगे क्या? इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी नेमिंग करनी है हमने। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम बेंजीन वर्ड यूज़ करते हैं एज अ वर्ड रूट, ठीक है। और इसमें देखो 6 कार्बन एटम्स हैं तो इसको हम बेंजीन कहेंगे, ये भी बेंजीन को जाहिर करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो साइड चेन है, ठीक है, जो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उसको साइड चेन कहेंगे, और जो आपके पास बेंजीन रिंग होगी उसे हम न्यूक्लियस नाम कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस बेंजीन को कहा गया है, और बेंजीन न्यूक्लियस कहा गया है, ठीक है। कोई इशू आ जाए करे बता दिया करे मुझे। जस्ट मिनट, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आपके पास मोनोसब्स्टिट्यूटिव बेंजीन है तो उसमें तो आप सिंपल नाम लिखते हैं, यानी जो प्रीफिक्स है, जो भी उसका सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसको प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाता है, और आपका जो वर्ड रूट है बेंजीन, उससे फ़ौरन पहले प्रीफिक्स हम लिखते हैं, ठीक है। बेंजीन वर्ड रूट है और वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, प्रीफिक्स जाहिर करता है उसके सब्स्टिट्यूएंट को। तो ब्रोमोबेंजीन हो जाता है, अमाइनो बेंजीन हो गया। तो इस तरह से आपके पास नेमिंग की जाती है। बाज़-औक़ात इन सम केसेस नेम ऑफ ग्रुप, जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसका ग्रुप जो है वो सफिक्स के तौर पे भी ऐड किया जाता है। सफिक्स बाद में लिखा जाता है, वर्ड रूट के बाद में लिखा जाता है, ठीक है। प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, और सफिक्स को वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है। तो बाज़-औक़ात कुछ केसेस, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके नाम लिखते हुए हम, जो ग्रुप है उनका जब नाम लिखते हैं तो वो सफिक्स के तौर पे भी लिखा जाता है, जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 3 ऑर्थो मेटा पैरा, ये भी इसकी नोटेशंस हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट पोजीशन उसके अकॉर्डिंग 1 2 3, थर्ड पोजीशन लगी है तो इसमें मेटा पोजीशन है, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन भी इसकी नेमिंग है। ये दोनों भी हैं 1 2 डाइनाइट्रोबेंजीन या ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन।
सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का दोबारा बताएं, रूल की समझ नहीं आई। रूल नंबर 2 ये है कि जब सब्स्टिट्यूएंट किसी बेंजीन पर प्रेजेंट होगा तो उस सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है उसको हम प्रीफिक्स के तौर पर लेते हैं। प्रीफिक्स, जैसे ये ब्रोमीन है तो इसको हम कहते हैं ब्रोमो, तो ये ब्रोमो इसका प्रीफिक्स हो गया, इसके लिए प्रीफिक्स बन गया। तो प्रीफिक्स को वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है, ठीक है। वर्ड रूट यहाँ पे बेंजीन है तो प्रीफिक्स को वर्ड रूट से पहले लिखते हैं, ब्रोमो बेंजीन, अमाइनो बेंजीन। अब कुछ केसेस, इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ग्रुप को सफिक्स के तौर पे लिखा जाता है, सफिक्स के तौर पे, जैसे SO3H ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इसको हम सफिक्स के तौर पे लिखते हैं। सफिक्स क्या होता है? उसको वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है। जैसे वर्ड रूट यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन के बाद हम लिखेंगे सल्फोनिक एसिड। तो ये कुछ केसेस हैं सर इनके जिन प्रीफिक्स और सफिक्स लिखने के लिए कुछ खास डिफरेंस तो नहीं लग रहा है, ये तीनों एक जैसे ही लग रहे हैं। मतलब जिनका प्रीफिक्स लिखा है वो भी वैसे ही लग रहा है, जो जिसका सफिक्स लिखा है वो भी वैसे ही लग रहा है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं दी हुई, वो बस उसने कहा है कुछ केसेस में, बस, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं है कि ये आप ये समझ लें कि जो IUPAC के अकॉर्डिंग पहले के जो कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिनको नाम पहले के रखे हुए थे तो फिर उनको ऐसे ही ऐसा ही रहने दिया जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसके लिए ये ग्रुप नहीं है कि मतलब इसको प्रेफर करेंगे इसको वो प्रेफर करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंस इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद डाई सब्स्टिट्यूट के बाद, हाँ जी, ये भी आ गया साइक्लिक। ये वैसे साइक्लिक के लिए मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि उसी तरह से यहाँ भी वही बात है, जब दो ग्रुप्स मौजूद होंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि साइक्लिक हेक्सेन में भी मैंने ये रूल बताया है, तो अब मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, इस रूल को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए। जब दो डिफरेंट ग्रुप्स रिंग के साथ अटैच होते हैं, ये देखें ब्रोमीन और आयोडीन, दो डिफरेंट ग्रुप्स रिंग के साथ अटैच होते हैं तो फिर नंबरिंग करते हुए हमने नाम लिखते हुए हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर को प्रेफर करना है, ठीक है। ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ब्रोमीन का B पहले, आयोडीन का I बाद में, ठीक है। सो 1 2 ब्रोमो आयोडोबेंजीन, ठीक है, 2 ब्रोमो आयोडोबेंजीन। अब ये आयोडो बाद में लिखा गया है और ब्रोमो पहले लिखा गया है, ठीक। अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, ठीक है, आयोडो बाद में आता है। अच्छा, इसको नंबरिंग देखें, नंबरिंग में 1 आयोडीन को दिया है और ब्रोमीन के लिए 2 दिया है, ये देखें 1 इसको दिया है और 2 इसको ब्रोमीन वाले को दिया है। क्यों? प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर जो हैलोजेंस हैं उनकी ऑर्डर इसी तरह से है कि नंबरिंग के लिए 1 फिर इसको 2, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर। उसके बाद ये देखें जी, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनके स्पेशल नाम होते हैं, जैसे आपको पता है कि अगर CH3 ऊपर लगा हो, ठीक है, तो उसको हम बेंजीन वाले CH3 को हम क्या कहते हैं? टॉलुइन कहते हैं, ठीक है। जैसे OH ग्रुप लगा हो तो उसको फिनोल कहते हैं, फिनोल, टॉलुइन। तो इनकी नेमिंग भी इस तरह से की जाती है, जैसे 3rd पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है तो हम कहेंगे 3 क्लोरोटॉलुइन। इसमें 4th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो इसे कहेंगे 4 नाइट्रोफिनोल, 4 नाइट्रोफिनोल। अच्छा, इसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हों तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में हम फिर इस तरह से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। और इसी तरह से इसका 2 4 डाइक्लोरोफिनोल, 2 और 4 पे क्लोरीन ग्रुप्स हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, अरीन्स, अरीन्स क्या होते हैं? जिनमें कंडेंस्ड रिंग्स होती हैं,
कंडेंस रिंग का क्या मतलब कि बेंजीन रिंग की 2 कार्बन ऐसी होती हैं जो 2 बेंजीन रिंग्स के अंदर कॉमन होती हैं, ठीक है, कॉमन। ये देखें, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दोनों कार्बन एटम्स दोनों बेंजीन रिंग्स के लिए कॉमन है, कॉमन है। तो इसको हम कहते हैं कंडेंस्ड रिंग, ठीक है, कंडेंस्ड रिंग्स, इनको अरीन्स कहा जाता है। तो इसमें बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली वन रिंग, इनको भी अरीन्स कहा जाता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग होती है, जैसे टॉलुइन हो गया, इथाइल बेंजीन हो गया, इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा हो तो उसे स्टायरीन कहते हैं। तो इस तरह से इसके डिफरेंट नाम्स हैं, डिफरेंट नेमिंग इसकी लिखी हुई है। ओके, एरोमेटिक और अराइल रेडिकल्स, बस यहाँ तक ही है। एक्चुअली नेमिंग तो यहीं तक है, बस ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है, नेमिंग आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बाकी वो अराइल रेडिकल्स हैं, उनको नेमिंग के तौर पे हम नहीं इंक्लूड करते, वो नेमिंग में नहीं आते, वो उनके सिर्फ अलहदा आपको नाम बताने के लिए रखे हुए हैं। जैसे ये आपको पता है क्लोरोबेंजीन है, इसमें ये 3 क्लोरोटॉलुइन है, बस अब नेमिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है, यहीं तक मुकम्मल है नेमिंग। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, उस पर आप प्रैक्टिस करें। और इसमें ये देखें, ये एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एसिड डेरिवेटिव्स, और इनको देख लेते हैं एसिड डेरिवेटिव्स को। हैलोजन डेरिवेटिव्स हमने कर लिए हैं, फिनोल्स ये भी आपने कर लिया है, ठीक है जी। फिनोल पे आपको पता है जिस पोजीशन पे भी हमारे पास लगा होगा ग्रुप, उसका नंबर लिखेंगे और साथ में उसका ग्रुप लिखेंगे, हाइड्रोक्सी और टॉलुइन लिख देंगे, ठीक है। प्रेफरेंस ऑर्डर याद रखना है। अमाइनो डेरिवेटिव्स हैं, बेंजामाइन, NH2 ग्रुप लगा हो बेंजीन के साथ डायरेक्टली तो इसे हम बेंजामाइन कहते हैं, इसे एनिलीन ग्रुप भी कहा जाता है, इसे 2 अमाइनो एनिलीन भी कह सकते हैं, 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन भी कह सकते हैं, ठीक है, उसमें गलत नहीं है, आप दोनों नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एन मिथाइल एनिलीन, इसका स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि CH3 अगर नाइट्रोजन के साथ लगा हो तो इसे कहेंगे एन मिथाइल, नाइट्रोजन पे मिथाइल है, और एनिलीन जो कि एनिलीन जाहिर करता है कि NH जो है वो इसके साथ अटैच है बेंजीन के साथ। डाइफिनाइल अमीन, इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं। ये जो एक बेंजीन का ग्रुप, अगर बेंजीन का ग्रुप पूरा बेंजीन नाइट्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अटैच होगा तो इसे हम फिनाइल कहेंगे, फिनाइल। क्योंकि यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं तो हम कहेंगे डाइफिनाइल अमीन, ठीक है, डाइफिनाइल अमीन। इस तरह से मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये देख लें डाइफिनाइल कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का मतलब कीटोनिक ग्रुप है, तो दोनों तरफ कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये कार्बन कौन सी है, फिनाइल ग्रुप की कार्बन है, और ये कार्बन कौन सी है, ये भी फिनाइल ग्रुप की कार्बन है, तो हम क्या कहेंगे, डाइफिनाइल कीटोन, ठीक है, डाइफिनाइल कीटोन, या बेंजोफिनोन भी इसे कहा जाता है। एल्डिहाइड्स के लिए बेंजल्डिहाइड, अगर CHO के साथ, बेंजीन के साथ CHO लगा हो डायरेक्टली तो इसे बेंजल्डिहाइड कहना है, ठीक है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कहते हैं इसे। इसी तरह से अगर CHO के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजल्डिहाइड वाले ग्रुप को प्रेफर किया जाएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। उसके बाद OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है तो इसे हम कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे तो इसे हम बेंजोइक एसिड कहेंगे। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं एक ही बेंजीन रिंग के साथ तो इसे हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। पोजीशन इंडिकेट करनी है 1,2 बेंजीन, 1,2 बेंजीन, डाई बेंजोइक, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसे फिथैलिक एसिड भी कहते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स, बस आज के लिए नेमिंग इतनी काफ़ी है, हम आगे चलते हैं, आप ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह इस नेमिंग से हम 58 पेज से इंशाल्लाह इसको कल हम देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा नेमिंग कर लेंगे तो फिर आपको हजम नहीं होगी। आज हमने नेमिंग यहीं तक एंड करते हैं, अब दूसरे काम पे आ जाते हैं, ठीक है। 57 पेज पर आज हमने एंड किया है नेमिंग को, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेमिंग के हवाले से कल पढ़ेंगे बाकी, और एग्जाम्पल्स और इसके अंदर जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करते रह करें साथ साथ, ठीक है। ये देखिए, ये
ये डिफरेंट एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, इनकी नेमिंग आपको करनी है। प्रैक्टिस करते रहा करें साथ साथ, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे आपको इंशाल्लाह नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखें, ये सारे आंसर भी साथ साथ दिए हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी है, सारे इसके साथ नेमिंग भी आपको दी हुई है। ये सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इनको आप प्रैक्टिस करें नेमिंग के लिए, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो एक बार अगर आपको सही नेमिंग करने आ गई है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कंपाउंड्स को ही नाम करते जाएं करते जाएं करते जाएं। बस आपको बेसिक रूल्स याद होने चाहिए, आपको नेमिंग करनी आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड हो तो उसको आप नाम उसका ज़रूर लिख सकें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ तक इसको आपने एंड करना है, क्वेश्चन नंबर 29 तक, ठीक है जी। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी, हमारा जो चैप्टर है अल्केन्स का, उस पर। अल्केन्स का चैप्टर है, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, आपने पहले पढ़ा हुआ भी है सेकेंड ईयर में। और ये आ गया अल्केन्स, चैप्टर नंबर 7, ये लिखा हुआ चैप्टर नंबर 7, ठीक है। अल्केन्स, जो पेज नंबर है 135 पर, ठीक है, 135 सर पेज ये पर। नोमेनक्लेचर का चैप्टर बस इतना ही था? हाँ जी, नोमेनक्लेचर का इतना ही है, ठीक है। नोमेनक्लेचर का जो चैप्टर है उसमें ये चाहिए, हमने जो पढ़ लिया ना चैप्टर नंबर 3, वो उसमें इतना ही है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा रह गया, बस वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसको देख लेंगे, ज़्यादा हजम नहीं होगा फिर नोमेनक्लेचर आपको। अच्छा, आज हमने अल्केन्स करना है, अल्केन्स की प्रेपरेशंस, प्रॉपर्टीज़, उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी यानी केमिकल रिएक्शंस इसके हमने करने हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रिएक्टिविटी, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, सिंथेटिक पेट्रोलियम, ये चीज़ें हमारे सिलेबस पे नहीं है। हमने क्या करना है, प्रेपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, ये हमने करना है, यहाँ पे कवर करना है। तो पेज नंबर 135 पे चलते हैं। तो ये 124 पेज ओपन हो गया है, ठीक है। इसको आगे चलते हैं, 135, ये आ गया 132, ये आ गया 135, अल्केन्स, ठीक है जी। अल्केन्स की पहले नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर की हमने प्रैक्टिस कर ली है, आपको नोमेनक्लेचर आ गई है, नोमेनक्लेचर हमने कर ली। उसके बाद ये है गिव द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स, ये हमने कवर करना है क्वेश्चन, ये आ गया जी। क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की जो प्रेपरेशंस हैं उनको आपने जनरल मेथड्स उसके देने हैं, एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको पता भी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो रिएक्शंस पढ़ते हैं, प्रेपरेशंस हों या रिएक्शंस हों, तो उनको कन्वर्जन्स भी उसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि उसमें सिर्फ आपको यही कहा जाए कि गिव द हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। आपको ये भी कहा जा सकता है कन्वर्ट ईथीन इनटू ईथेन, ठीक है, ईथेन इनटू ईथीन, इस तरह की कन्वर्जन्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें हमारे पास है जी हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन वर्ड जाहिर कर रहा है कि हाइड्रोजन को ऐड करना, किस में ऐड करना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। इसको सेबेटियर्स-सैंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम मिक्सचर लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का और हाइड्रोजन का, और इस मिक्सचर को हम फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनम या निकल के ऊपर गुजारते हैं, ठीक है। अब ये समझ लें कि इसके ट्यूब्स हैं हमारे पास, प्लाटिनम की ट्यूब है, निकल की ट्यूब है या प्लाटिनम की ट्यूब है। इन तीनों में से कोई भी ट्यूब ले लें, उसमें से पास करवानी है आपने इन दोनों के मिक्सचर को। जब आप पास करवाएंगे तो वो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कार्बन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे इसके टेम्परेचर भी रिक्वायर है 523 टू 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू
300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए हमें रिक्वायर होता है निकल के लिए, ठीक है। तो इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, ये देखें CH2, यहाँ पे 2 आता है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें अगर हमने हाइड्रोजन ऐड कर ली तो ये बन जाएगा H और H, CH3, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब इसी तरह से प्रोपीन है, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हमने कैटलिस्ट यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया प्रोपेन में, ठीक है, 3 कार्बन हैं, ये हाइड्रोजन इधर आ गई और एक हाइड्रोजन इधर आ गई। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड होगा एसिटाइलिन में, तो उसमें भी हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो वैलेंसी कार्बन की इसमें 2 और इसकी भी 2, यानी कि दो हाइड्रोजन्स दोनों में ऐड किए जा सकते हैं। तो इसलिए हमने 2H2 4 हाइड्रोजन्स टोटल लिए जो कि हमने ईथेन बनाने के लिए इस्तेमाल किए। ये वही रिएक्शंस हैं जो आपने सेकंड ईयर में पढ़े हुए हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है, अल्काइल हैलाइड आपने लिया, उसको जिंक, कॉपर और अल्कोहल के साथ इसको हम रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाने के लिए हमें जो रीएजेंट यूज़ करना पड़ता है वो कौन है, वो कौन सा है, जिंक, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक कॉपर या फिर अल्कोहल, ठीक है। इनके साथ हम मैग्नीशियम अमलगम भी, वाटर भी, ये सारे रीएजेंट्स हैं जो कि रिडक्शन में काम आते हैं, ठीक है। रिडक्शन में अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन में ये सारे काम आते हैं, जिंक, कॉपर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह। तो हमने यूज़ किया और इनको कन्वर्ट कर लिया। देखें हाइड्रोजन इधर भी ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ भी ऐड हो जाएगा, ये H इधर भी और H इधर भी। इसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड लेंगे, उसको भी हम इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, C2H6, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया और दूसरा हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस हैं। अल्काइल आयोडाइड आर इजीली रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HI। अल्काइल हैलाइड को हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड को डायरेक्ट रिडक्शन नहीं करवाई जा सकती क्योंकि जो CH4 बनता है और HI बनता है, HI वो उसको फ़ौरन रिड्यूस कर देता है, वापस रिएक्शन को बैकवर्ड चला देता है। तो इस वजह से हम इसके लिए HI यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपने जो इसमें हाइड्रोजन ऐड किया है ये H2 वाला हाइड्रोजन ऐड किया है, H2, ठीक है। H2 हाइड्रोजन इसमें भी ऐड किया, H2 हाइड्रोजन इसमें भी ऐड कर लिया। इसके लिए हमें HI यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और 423 केल्विन और हम इसको सील्ड फास्फोरस ट्यूब के ऊपर से गुजारते हैं और आपके पास ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन्स के अंदर। उसके बाद वर्ड्स रिएक्शन है, ये भी आपने पढ़ा था। वर्ड्स रिएक्शन में क्या करते हैं कि इसमें हमने अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ अ मेटल, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को यूज़ करते हैं। सोडियम मेटल जब भी आपने इस्तेमाल करनी है तो इसके लिए ड्राई ईथर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम इसके साथ ड्राई ईथर यूज़ करते हैं ताकि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो वाटर के साथ शोर ना हो। तो इस रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए हम ड्राई ईथर के अंदर इसको हम कैरी करवाते हैं। और अल्काइल हैलाइड्स जो हैलाइड ग्रुप्स हैं वो दोनों सोडियम के साथ अटैच हो जाते हैं और अल्केन्स का जो R है अल्काइल ग्रुप और ये वाला अल्काइल ग्रुप ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है ब्रोमोमिथाइल, ठीक है, मिथाइल ब्रोमेन। तो ये देखिए ये दोनों आपस में अटैच हो गए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये सोडियम ब्रोमाइड बन गया 2NaBr। ये देखें 2NaBr बन गया, ये C2H5 बन गया। अच्छा, अब इसमें ध्यान में ये रखना है, अगर आप देखें गौर से कि जो अल्काइल हैलाइड आप ले रहे हैं, ठीक है, जो अल्काइल हैलाइड आप ले रहे हैं वही अल्काइल हैलाइड अगर दूसरी तरफ है तो फिर हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन्स बनते हैं। क्या मतलब सिमेट्रिकल अल्केन्स? सिमेट्रिकल कहते हैं जी अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हैं
तो इसे कहेंगे सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन, जैसे यहाँ पे देख लें, अगर इस बॉन्ड के अराउंड देखा जाए, इस तरफ 2 कार्बन है और इस तरफ भी 2 कार्बन एटम्स हैं, तो सिमेट्रिकल अल्केन्स मौजूद है। तो वर्ड्स रिएक्शन में हम सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रोड्यूस करते हैं। जब एक अल्काइल हैलाइड लिया जाता है तो उससे सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। जब एक अल्काइल हैलाइड लिया जाए तो उससे एक सिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आप अल्काइल हैलाइड 2 किस्म के ले लेते हैं, 2 किस्म के डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स, जैसे ये देखें, ये एग्जांपल देख लें, CH3Br, ये ठीक है मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ब्रोमाइड है, और इसमें देखें इथाइल ब्रोमाइड है। ये डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स है ना, ये डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स है। अगर आपने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स लिए तो फिर मिक्सचर बनता है, ठीक है, मिक्सचर्स ऑफ 3 अल्केन्स। अब देखिए इसमें अल्केन्स है, ठीक है, अल्कीन नहीं है, अल्केन्स है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो इसमें ये देखें CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये देखिए CH3 जो है इस C2H5 के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये देखें अनसिमेट्रिकल अल्केन। अगर आप इस बॉन्ड के अराउंड देखेंगे तो इस तरफ 2 कार्बन है और इस बॉन्ड के इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ 1 कार्बन है, यानी अनसिमेट्रिकल अल्केन, ठीक है। और अगर आप ये इसी CH3 के साथ ये C2H5, सो CH3 CH3 अटैच हो जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा, ठीक है। सो अगर हम एक ही किस्म का अल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो सिमेट्रिकल अल्केन्स बनते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स यूज करें तो अनसिमेट्रिकल अल्केन्स बनते हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स बनते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके पास इसमें। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म में 2 स्टेप रिएक्शन है ये। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो सोडियम है वो हैलोजन के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। जो हैलोजन के साथ अटैच होगा तो एक सोडियम जाके इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, ये देखिए 2Na R और NaX। अब RNA ये इस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और इसके अंदर जो हैलोजन है वो सोडियम के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने ये याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट करना चाहता है। अब अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन है ये इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, ठीक है। इनको इलेक्ट्रॉन जैसे ही नजर आया कि सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यहाँ तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इनको जो इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है वो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो इसको छोड़ देंगे, ये इसके साथ बेवफाई करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ के चले जाएंगे। जैसे ही हैलोजन इसको छोड़ के जाएगा वो किधर जाएगा? सोडियम के पास। क्यों? क्योंकि सोडियम इसको अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहा होता है सामने, ये देखो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये भागता हुआ इसके पास चला जाता है, हैलोजन इसके पास फौरन चला जाता है। क्यों जा रहा है? क्योंकि सोडियम कहता है मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन पूरा तुम्हें दे दूंगा। अगर अल्काइल ने इसके साथ शेयरिंग की हुई है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है ना, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये फिर सोडियम के पास जाता है, जिसको जो सोडियम इसको पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये लो तुम ले लो, जाओ मजे करो, तो ये तो खुश हो जाता है, इसको और क्या चाहिए सोडियम को, हैलोजन को, तो ये अल्काइल को छोड़ देता है। तो अल्काइल को पीछे फिर कौन संभालता है? सोडियम, थोड़ी देर के लिए संभालता है और फिर ये सोडियम छोड़ के चला जाता है, क्योंकि इस सोडियम को फिर एक नया हैलोजन मिल जाता है जो कि उसी मॉलिक्यूल में उसी बीकर के अंदर मौजूद है, तो ये इसके पकड़ लेगा, NaX बन जाएगा। तो सोडियम हैलाइड और R जो है ये आपस में ही बेचारे बॉन्ड्स बना लेते हैं फिर, ठीक है। ये भी खुश और ये भी खुश, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ये भी खुश हो गया, और इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसका मतलब इसके साथ शेयरिंग अच्छी है, कार्बन कार्बन है ना, शेयरिंग अच्छी होती है। अगर इसके साथ हैलोजन लगा हुआ था तो वो तो शेयरिंग नहीं करवा रहा था, क्योंकि इसने हैलोजन ने तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे हुए थे, अनइक्वल शेयरिंग, ठीक है, इसमें इक्वल शेयरिंग, तो ये भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गए। तो इस वजह से जो है ये रिएक्शन फुलफिल होता है, क्योंकि इसमें ये दोनों
रिएक्टिव जो हमारे पास रिएक्ट करने वाली स्पीशीज हैं वो स्टेबल स्पीशीज बनती हैं। खुश होने का मतलब क्या है? स्टेबल हो गया ना, ये भी स्टेबल हो गए, ये भी स्टेबल हो गए। मैकेनिज्म 2 भी सजेस्ट किया गया है यहाँ पे। रेडिकल बनाने का मैकेनिज्म है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो लेके चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा अल्काइल के पास, और फिर दो इस तरह के जो रेडिकल्स बनते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो दोनों में से आप दोनों इसके मैकेनिज्म सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म हमेशा आपकी थॉट्स होती हैं, मैकेनिज्म हमें नज़र नहीं आता। उसके बाद नंबर 4 है कोरे हाउस सिंथेसिस। इसमें हमने ये वर्ड रिएक्शन से ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होता है। कैसे? इसमें हम अल्काइल हैलाइड और लिथियम डाई अल्काइल कॉपर इस्तेमाल करते हैं। लिथियम डाई अल्काइल कॉपर, ठीक है, लिथियम डाई अल्काइल कॉपर इस्तेमाल किया जाता है और अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इसके साथ जाकर अटैच हो जाता है, आर सिंगल बॉन्ड आर, और ये आर कॉपर के साथ, ठीक है, एक कॉपर के साथ रह जाता है, और लिथियम जो है ये इस हेलोजन के साथ अटैच हो जाता है। आपने याद रखने के लिए यहाँ भी वही चीज़ है कि अल्कली मेटल है तो अल्कली मेटल्स हेलोजेंस के साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए ये अल्कली मेटल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि अल्काइल हैलाइड में से हेलोजन ग्रुप को रिमूव किया जा सके। ठीक है, हेलोजन ग्रुप रिमूव होगा तभी अल्केन बनेगा ना। तो हेलोजन ग्रुप को रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज करना है? अल्कली मेटल, ठीक है, जैसे यहाँ भी हमने यूज किया। ये आर और आर यानी जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन भी बन सकते हैं और अनसिमेट्रिकल अल्केन भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल भी दी हुई है एन ब्यूटेन की। माइक ऑफ कर दे, इसका माइक ऑन हो गया। नोटेबल फीचर ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग। मैंने जैसे कि बताया कि ये इसमें हम सिमेट्रिकल अल्केन्स भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्केन भी बना सकते हैं। इसके अंदर वो कंडीशन नहीं है, इसके अंदर वो कंडीशन नहीं है कि अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए ज़रूरी हो कि दो टाइप के अल्काइल हैलाइड होने चाहिए। वर्ड्स रिएक्शन में ज़रूरी था, वर्ड्स रिएक्शन में ये बात ज़रूरी थी कि अनसिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ भी है, ये देखें, ये अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने वर्ड्स रिएक्शन में ज़रूरी था कि डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज़ करने पड़ते थे, जबकि इस कोरे हाउस सिंथेसिस में हमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो आर है वो सेम ग्रुप होगा तभी हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन बन सकते हैं। ठीक है, ये चाहे डिफरेंट हो, एक ही काफ़ी है हमें सिमेट्रिकल और डिफरेंट अनसिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होता है। इनडायरेक्ट रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है, इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें हम अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवाते हैं। इनडायरेक्ट से हम कैसे? मैग्नीशियम लेकर मैग्नीशियम RMgX बना देते हैं, ग्रिग्नॉल रिएजेंट, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो अल्केन बनता है, जैसे ये एग्जांपल है। इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन आपने पढ़ी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं RCOOH। तो अगर हम सोडियम सॉल्ट यूज़ करते हैं फैटी एसिड का, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो वो सोडियम ऑक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिसमें ये बनता है Na2CO3। ठीक है, ये सेकंड ईयर का रिएक्शन है आपका। Na2CO3 इसमें से निकल जाएगा और आपके पास ये H जो है इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, अल्केन। ठीक, ये देखिए ये भी एग्जांपल है, CH3COONA। ठीक है, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सो मीथेन में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्जन आ सकती है, कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन। तो पहले एसिटिक एसिड को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, जिससे बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, और इस सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को फर्दर रिएक्ट करवाने पर ये मीथेन मिलता है। कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस की। हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसके जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाना चाहते हैं तो उसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बनेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन है, सो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस, तो जो नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एनोड पर। ठीक है, और कैथोड पे होगी रिडक्शन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने आपको याद भी करवाया था रेड कैट से, रिडक्शन एट कैथोड, रेड कैट। ठीक है,
तो एट एनोड ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, ये आपके पास RC+O बनेगा। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये CO2 है, ये भी CO2, ठीक है। तो 2 CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और ये दोनों R ग्रुप्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये है कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये देखिए। अच्छा, उसके बाद रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स। अल्कोहल की रिडक्शन के लिए HI यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को यूज़ किया और अल्केन में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह एल्डिहाइड्स हों तो एल्डिहाइड्स के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड को हम यूज़ करते हैं और इसमें हम अल्केन बना देते हैं, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड के लिए इसी तरह ईथेन, कीटोन्स यानी कि आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन्स के अंदर। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। एसिड, अभी आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ये सारे याद करने हैं, सारे याद करने पड़ेंगे आपको। प्रैक्टिस ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका और कोई हल नहीं है, ठीक है। नहीं, इसमें ये है कि ये आसानी होगी इस बुक से। ये करने का फ़ायदा ये है कि आप इसमें अल्कोहल्स के रिएक्शन भी पढ़ रहे हैं। आप गौर करें ना, तो ये जो रिएक्शंस हैं ये अल्कोहल्स के रिएक्शंस हैं। आप एल्डिहाइड्स के रिएक्शन भी पढ़ रहे हैं, आप कीटोन्स के रिएक्शन भी पढ़ रहे हैं, आप कार्बोक्सिलिक एसिड के भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये एक्चुअली सारा कवर कर रहा है, सारा एरिया कवर हो रहा है आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सारा पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, सारा कुछ पढ़ना है। तो रिडक्शन के लिए हमने क्या यूज़ किया है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, और फास्फोरस हम यूज़ करते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो ये अल्कोहल यूज़ करें, चाहे एल्डिहाइड यूज़ करें, चाहे कीटोन यूज़ कर लें, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ कर लें। अगर रिडक्शन करवानी है तो हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस यूज़ करना होगा, ठीक है। और इसमें आप उसको कन्वर्ट करते जाते हैं फर्दर। अल्केन्स के अंदर एसिटिक है तो उसको एसीटोन है, प्रोपेन में, तो वो जितनी कार्बन आइटम्स होती हैं उसको उतनी ही अल्केन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड है, मीथेन बनेगा, एसिटिक एसिड है, ईथेन बनेगा। तो ये कन्वर्जन पूछी जा सकती है, कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू ईथेन, तो आप लगाएंगे रिडक्शन मेथड। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है जी। और नेक्स्ट इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू हो रही है, वो इंशाल्लाह कल के हम लेक्चर में देखेंगे। आज हमने यहीं पे एंड कर रहे हैं प्रिपरेशंस पर जी। सर मैं कह रही हूँ जितना भी बहुत है। हाँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस का यही है, आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे इसकी कि एक बार इस सारे रिएक्शंस को गौर से देखें, सारे रिएक्शन को गौर से एक बार देख लें और उसके बाद आप इसको लिखना शुरू करें, ठीक है। कॉपी पेंसिल लें, उस पर लिखना शुरू करें और जब लिखते जाएं, जहाँ पे भूल जाए तो कॉपी खोल के आप उसकी बुक ओपन करके देख लें कि ये रिएक्शन कैसे था, फिर बुक बंद कर दें, ठीक है। फिर आप आगे शुरू करें। तो इस तरह से पहली बार जब आप करेंगे तो आपकी बहुत सी मिस्टेक्स होंगी, आपको याद नहीं आएगा कि कैसे क्या था, कहाँ पे क्या था, कहाँ पे क्या था, ये कंडीशन क्या था। दूसरी बार करें, फिर तीसरी बार फिर करें, इंशाल्लाह दूसरी तीसरी बार जब आप करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, इन 8 रिएक्शंस को कॉपी पे लिखेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़ुबानी लिख लेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही है इसका और तो कोई हल नहीं है इसका। तो यस सर, जैसे मैथ्स करते हैं वैसे ही। हाँ जी बिल्कुल, ये तो हमें जमशेद साहब भी कहा करते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ मैथमेटिक्स की तरह है, इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छी तरह आती जाएगी, इसके सारे रिएक्शंस आपको याद होते जाएंगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह, मैथमेटिक्स की तरह है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और कोई क्वेश्चन? दिमाग से ज़्यादा ना हाथों को याद हो तो वही लिखा जाता है, वरना नहीं। ऐसे ही है, इसमें सिर्फ हाथों को चलाना पड़ता है, दिमाग इसमें कम ही चलता है। दिमाग इसका सिर्फ उधर ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह याद रखने में, बस वहीं पे दिमाग यूज़ होता है। बाकी तो ये सारा ऐसे ही है, रटा लगाना पड़ता है इसको जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है जी, पूछ लें। सर आज मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया, तो आप कौन से नोट से पढ़ा रहे हैं? मैंने ये बुक यहाँ पे शेयर की हुई है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने बुक शेयर की हुई है, ये मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कीजिए कि आप भी इसी बुक से करें ताकि आपकी सारी एग्जाम्पल्स भी कवर हो जाएं
और ये ले, ओके सर। ये बुक है, यहाँ पे ये शेयर हुई हुई है, ठीक है। ये सक्सेस गाइड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय RL मदन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम, ये हमारा आज का काम है, ठीक है। और मैंने ये डेट शीट भी आपको शेयर कर दी है, और ये आ गई आपके पास इसकी डिटेल्स बुक की, ठीक हो गया। ओके सर। चलिए, ओके जी क्लास।